नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में जो हमारी चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हुए इसके संदर्भ में और चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी इस विषय के ऊपर, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक की जो चर्चा हमने इस पर कर ली थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैंने आपसे कल कहा था कि इस विषय पर बात करते मैंने कुछ शब्दावली के बारे में आपको कहा था कि जैसे संप्रभुता है ना? समाजवाद है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है। तो आखिर इनका क्या अर्थ है? इनको हम थोड़ा-सा आज विस्तार रूप में समझेंगे कि आखिर इनका अर्थ क्या है। हमने प्रस्तावना के अंदर जो बातचीत देखी थी उसमें हमने देखा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के अंदर समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे ना। तो आखिर इनका क्या अर्थ है ना? इसी इसी के आधार पर हम आगे की चर्चा को शुरू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संप्रभुता किसे कहते हैं ना? क्या होती है संप्रभुता? संप्रभु राष्ट्र किसे कहेंगे हम? तो संप्रभुता राष्ट्र का अर्थ होता है कि जब किसी देश के ऊपर किसी बाहरी शक्ति का किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। मेरा कहने का अर्थ है कि जब कोई देश अपने आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने में स्वयं से सक्षम होता है, स्वयं से स्वतंत्र होता है, उसी ही देश को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। एक होता है डोमेनियन स्टेट, है ना? डोमेनियन स्टेट का अर्थ होता है कि जब किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश का प्रभाव होता है, यानी कि उसके जो कुछ विषय होते हैं वैश्विक स्तर पर, उन निर्णयों को लेने में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप यदि उस देश के ऊपर होता है, तो हम उस देश को संप्रभु नहीं कह सकते हैं, ठीक है? भारत इन क्षेत्रों के अंदर संप्रभु है। भारत पर किसी भी प्रकार का कोई ना तो संगठन का इस प्रकार का प्रभाव है, ना ही किसी देश का है। भारत अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में, देखा भी होगा आपने अक्सर, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं या हम क्या कहते हैं मित्रता की बात करते हैं, किसी भी देश के साथ किस प्रकार के हमारे संबंध रहेंगे, तो इन सभी चर्चाओं को भारत स्वतंत्र होकर करता है, ठीक है? किसी के आधार पर अपने निर्णयों को ना तो निर्धारित करता है और ना ही बदलाव करता है। तो संप्रभुता का अर्थ होता है जब कोई देश अपने भौगोलिक क्षेत्र पर सभी प्रकार के निर्णय और वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, तो उस देश को हम संप्रभु कहते हैं, ठीक है? फिर बात आती है समाजवाद की। मैंने समाजवाद के बारे में आपसे पहले भी चर्चा की थी कि भारतीय समाजवाद जो है, यह रूस के समाजवाद जैसा नहीं है, ठीक है? यानी कि यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। भले ही हमने इसे रूस से ग्रहण किया है, लेकिन इसका जो आंशिक रूप है, यानी कि आंतरिक आत्मा है, आंतरिक आत्मा जो है वो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर अग्रसर होती है, ठीक है? लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ होता है कि देश के अंदर जो हमारी संविधान सभा है, या हम जिसे विधायिका कहते हैं, संसद कहते हैं, उसके अंदर जितने भी प्रकार के कार्य किए जाएँगे, इस आधार पर किए जाएँगे कि जनता का कल्याण करना है, ठीक है? यानी कि भेदभाव रहित नीतियों का ही इसमें अनुपालन किया जाता है। और रूस के यदि समाजवाद की हम बात करते हैं, तो रूस का समाजवाद ऐसा नहीं है। रूस के समाजवाद में किस प्रकार की व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यानी कि द्विदलीय कह सकते हैं या बहुदलीय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो पार्टियां हैं, है ना? हमारे देश के अंदर कितने प्रकार की राजनीतिक दल हैं। तो यह राजनीतिक दल कहीं न कहीं इसी बात को अंगीकृत करते हैं कि हमारे देश में एक दलीय व्यवस्था नहीं है रूस की तरह, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं ये जो बात है, ये हमें समाजवाद की तरफ लोकतंत्र की नीति की ओर लेके जाती है, ठीक है? और इसमें एक बात और कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारत का जो समाजवाद है, इसका उद्देश्य है भारतीय नागरिकों के अंदर गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा को दूर करना है, ठीक है?
तो इसी आधार पर समाजवाद का जो रूप है भारत के अंदर एक बदला हुआ रूप है, ठीक है। हमने इसी आधार पर आगे यदि हम इसके अंदर चर्चा करते हैं तो पंथ निरपेक्ष है ना, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है या धर्मनिरपेक्ष कहें, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष कहना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही यह शब्द लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारतीय भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को यानी कि उसका विस्तार करने की तरफ नीति को नहीं अग्रसर होता है। यानी कि भारतीय संविधान में जैसे आज देखते हैं हम, भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। उन धर्मों के अंदर भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशिष्ट धर्म का दर्जा नहीं देता है, ठीक है। ना ही विशिष्ट धर्म का दर्जा देता है, ना ही निम्न कोटि के धर्म का दर्जा देता है। भारत का संविधान यहाँ तटस्थ है, ठीक है। तो भारत का संविधान यहाँ तटस्थ है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के मामले के अंदर भारत ने स्वयं को तटस्थ इसलिए भी रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की यह जो आज हम देखते हैं यहाँ भारत के अंदर जिस प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, यानी कि अनेकता जिसे हम कहते हैं, एकता में अनेकता की बात हम यहाँ अगर करते हैं तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग समुदायों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ भारत के अंदर डेवलप हुआ है। तो उस आधार पर भारत किसी एक धर्म की तरफ झुकाव अपना उत्पन्न नहीं करता है और ना ही किया है, ठीक है। इसी आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में यह बात थी कि यदि हमने किसी एक धर्म के प्रति अपने इस संविधान की नीतियों को यानी कि थोपने की कोशिश की या लागू करने की कोशिश की तो कहीं न कहीं दूसरे धर्मों के लोगों के मन के अंदर इस विचारधारा को घर करते हुए टाइम नहीं लगेगा कि यह केवल और केवल एक धर्म के आधार पर ही इसका गठन किया गया। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, भारत का जो विभाजन हुआ था भले ही धार्मिक आधार पर हुआ था, ठीक है। भारत के अंदर भले ही यह माँग उठ रही थी कि एक अलग मुस्लिम देश होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तो भारत के अंदर बहुत से मुस्लिम निवास करते हैं ना, तो हमें उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही भारत कहीं न कहीं संप्रभु राष्ट्र के रूप में आज अपने अस्तित्व में बना हुआ है, ठीक है, और बना रहेगा। आगे यदि हम इसके अंदर और देखते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं हम, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? सबसे पहली बात तो यही है ना कि लोकतंत्र आखिर है क्या? लोकतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ जनता का प्रतिनिधि ही चुनकर जाता है, केंद्रीय विधायिका के अंदर या बात करें या हम राज्य की विधायिका के अंदर बात करें, ठीक है। स्थानीय स्तर पर बात करें या केंद्रीय स्तर पर बात करें, जनता का प्रतिनिधि ही शासन करेगा। यानी कि यहाँ पर बात एक प्रचलित है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है। तो इस प्रकार की शब्दावली जो चर्चा में रहती है वह यानी कि लोकतंत्र के संदर्भ में ही रहती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों के माध्यम से भी आप देखते हैं तो निम्न स्तर से उठ के कोई व्यक्ति उच्च स्तर तक जाता है, ठीक है। यानी कि पहले वो एक विधायक बनेगा, विधायक के बाद किस प्रकार हम देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया रहती है, मंत्री भी बनता है, मंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो कहाँ से उठ के गए होते हैं, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से उठ के गए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है, इसी व्यवस्था के माध्यम से हम देखते हैं कि जनता का ही प्रतिनिधित्व करता भारतीय संविधान के माध्यम से इन्होंने यानी कि भारतीय संविधान के माध्यम से जनता के प्रतिनिधित्व को ही लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में हम देखते हैं, यदि आगे की प्रणाली हम देखते हैं, हमने संप्रभुता देखा, हमने लोकतंत्र देखा, हमने पंथ निरपेक्षता देखा, है ना, और हमने समाजवाद देखा। तो ये शब्दावली थोड़ी सी चर्चा विषय इस विषय पर करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं बार-बार हमारे मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर क्या कारण है? मतलब भारत को लोकतांत्रिक कह देते हैं हम, समाजवादी भी कह देते हैं, पंथ निरपेक्ष कह देते हैं, संप्रभु कह देते हैं ना, तो आखिर क्या इसके पीछे वजह रही है ना? तो
ये कारण भी उसके रहे हैं और भारत के अंदर इस प्रकार की है व्यवस्था विद्यमान भी है। ठीक है। इसी के संदर्भ में ही यदि मैं आपसे आगे और चर्चा करता हूँ तो एक शब्द निकल के आता है गणतांत्रिक व्यवस्था ना। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है ना। तो भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। इसका क्या उदाहरण है हमारे पास। गणतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा ना, उसका जो पद होता है ना, वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत नहीं होता है का अर्थ क्या होता है, यानी कि वह भी जनता का ही, यानी कि लोकल लेवल से कोई उठा हुआ व्यक्ति होता है, यानी कि जनता का ही प्रतिनिधित्व करता होता है वो भी। ठीक है। भले ही वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसका भी एक निश्चित समय के लिए चुनाव होता है। चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हालांकि होता है चुनाव इसका। और हम देखते हैं कि एक, जिस प्रकार ब्रिटेन में हम देखते हैं, ब्रिटेन में भी तो इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है ना। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन क्या है, राजतंत्र है। ठीक है। राजतंत्र का अर्थ है कि ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं वो भारत के अंदर नहीं है। वहाँ जो गणतंत्र के माध्यम से व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि संवैधानिक जो प्रमुख है वो वंशानुगत है। ठीक है। ब्रिटेन के अंदर वंशानुगत है। भारत गणतंत्र है, भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होता है या जनता का प्रमुख होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, दोनों का निर्वाचन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार यह भी एक कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। और इसमें हम यह देखते हैं कि उसके प्रत्येक सरकारी पद बिना किसी भेदभाव के, यानी कि इसमें एक और क्या इसके अंदर बात कही गई है गणतंत्र की, कि जो प्रत्येक सरकारी पद है उसको प्रत्येक सरकारी पद को बिना किसी भेदभाव के जनता का कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है ना। यह वंशानुगत नहीं है, मैंने आपसे पहले भी ये बात कह दी है। और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग भी नहीं है भारत के अंदर। तो इस प्रकार की चर्चा किसके माध्यम से की जाती है, गणतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है। आखिर क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसी के संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं। अक्सर आपने यह बात बहुत बार सुनी भी है, आप ये बात जानते भी हो कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। क्या कारण रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे बड़ा होने के, यह भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। और कुछ तो इसे यानी कि एक भारतीय संविधान की कमी के रूप में भी उजागर करते हैं, लेकिन हम भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में इसे आपसे परिभाषित करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता में पहली जो विशेषता आती है भारतीय संविधान की, विशालकाय जो व्यवस्था है, यानी कि विशाल विशाल जो संविधान है भारत का। 300 संविधान में जब हम बात करते हैं, संविधान जब लागू हुआ था तो लगभग 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। और इसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी बताइए आप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताई हुई है। और कितने इसके भाग थे वो भी मैंने आपसे चर्चा की हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं, कल हम चर्चा कर रहे थे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भारत की जो भाषाएं हैं उनको रखा गया है। मूल संविधान के अंदर 14 ही भाषाएं थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान का मूल 8वीं अनुसूची के अंदर मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में उसके अंदर 14 भाषाएं हैं। ठीक है। यहाँ फिर गलत हो गया मैं। मूल संविधान के अंदर भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है उसके अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में उसमें 22 भाषाएं हैं। तो थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन सी हो जाती है कभी कभी, इसके चलते बोलते समय हो सकता है कुछ यानी कि कुछ गलत भी बोल जाऊं, जैसे कि शब्दावली के रूप में कुछ उच्चारण करने में समस्या हो जाती है कभी कभी। दूसरा, गला अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें। तो भारतीय संविधान संविधान की अनुसूची जो 8 है उसके अंदर मूल रूप से
14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषता पर हम वापस लौट आते हैं। विश्व का सबसे विशालतम संविधान इसे क्यों कहा गया है? क्या इसके अंदर ऐसे आयाम पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहते हैं? तो विशाल कहने का यहाँ अर्थ है कि इसका जो दायरा है ना वो बहुत व्यापक है। दायरा किस आधार पर व्यापक हुआ है इसका, यह भी देखना जरूरी है। अब देखो, भारत का जो संविधान है ना, हम भारतीयों ने जब स्वतंत्र होने से पहले एक बहुत ही यानी कि अल्प सा जीवन जिया था। किसी को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। गुलाम देश को किस प्रकार के अधिकार और किस प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली प्रकार से परिचित थे कि हमें अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन देना है, और वो हम किस माध्यम से दे सकते हैं? संविधान के माध्यम से दे सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने इस बात पर चर्चा ना करते हुए कि हम संविधान को कितना बड़ा या कितना विशाल बना रहे हैं, इस बात पर उन्होंने चर्चा की कि कोई भी आयाम ऐसा ना रह जाए जिसके माध्यम से जनता के अंदर रोष उत्पन्न हो तथा आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। उसी संदर्भ के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो हम कह सकते हैं कि विशाल आकार हमें देखने को मिलता है। भारत की विशाल जनसंख्या, है ना। भारत की विशाल जनसंख्या, जनसंख्या के साथ साथ क्या है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संस्कृति, तो सभी के हितों की रक्षा करने का जो दायित्व था वह भारतीय संविधान पर था, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस सभी कड़ियों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन सभी बातों के मिश्रण के आधार पर ही हम देखते हैं भारत के संविधान की विशालता के रूप में हमें जो अपना संवैधानिक एक दस्ता प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्या कारण रही भौगोलिक आधार। अब देखो, भौगोलिक आधार में हम बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र का पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है ना, नेपाल के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। शायद उस समय तो जब हम बात करते हैं बांग्लादेश नहीं था जिस समय संविधान निर्माण हुआ था, लेकिन बात सीमा तो लगती है ना, आज के समय में तो लगती है। तो इन सभी देशों के साथ जब भारत की सीमा लग रही थी तो कहीं ना कहीं भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा करनी भी तो भारतीय संविधान निर्माताओं का ही दायित्व था, ठीक है। कि यदि किसी सीमा पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस प्रकार से हमें सुलझाना है। तो इन्हीं सभी बातों बातों से देखते हैं कि हम भारतीय संविधान का जो एक स्वरूप है वो आकार बड़ा हो जाता है। और हमने संविधान के माध्यम से क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, मौलिक कर्तव्य देखते हैं, मूल अधिकार देखते हैं। तो धीरे धीरे भारतीय संविधान का जो आकार है हम एक बहुत बड़ा विशाल आकार ले लेता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है ना। संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ मैं आपको बताऊं कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर विधानमंडल पाए जाते हैं, यानी कि विधान परिषद पाई जाती है, जिसमें कार्यों का मैंने बताया था आपको पहले ही, कार्यों का आवंटन किया गया था केंद्र और राज्यों के स्तर पर। केंद्र के कौन कौन से कार्य होंगे, राज्य के कौन कौन से कार्य होंगे। तो इस आधार पर भी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान विशालता का ग्रहण कर लेता है, ठीक है। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं नम्यता व अनम्यता का समन्वय। यह भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है, ठीक है। नम्यता व अनम्यता की जो दूसरी विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं हम। क्या है यह दूसरी विशेषता? हम देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है ना वो इतना यानी कि कठोर संविधान कहते हैं हम उसको। कठोर क्यों है? क्योंकि उस संविधान के अंदर संशोधन करना बहुत ही रेयर केस के अंदर संविधान संशोधन होता है।
यानी कि इतनी आसानी से नहीं होता है संविधान संशोधन, बहुत ही उसकी यानी कि कठोर प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन के अंदर देखते हैं, तो ब्रिटेन के अंदर एकदम से लचीली प्रक्रिया है। यानी कि जिस प्रकार साधारण संविधान संशोधन होता है, उसी आधार पर ही ब्रिटेन के अंदर सभी प्रकार के संशोधन हो जाते हैं। यानी कि संशोधन करना जैसे वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है संविधान के अंदर। तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर यह जो है नम्यता जैसे हम कह सकते हैं पाई जाती है, और इसमें अमेरिका के संविधान के अंदर नम्यता पाई जाती है, यानी कि कठोरता पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में यह सवाल आया कि हमें अपने संविधान के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था बनानी है, जिस प्रकार की व्यवस्था का संचालन करना है, उसमें हमें इन दोनों रूपों से हटकर कुछ करना है, ताकि हम यह भी तय कर सकें कि अगर किसी प्रकार की कोई विकट समस्या उत्पन्न होती है, तो उस विकट समस्या के अंदर भारतीय संविधान के विधायिका के जो सदस्य हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, किस प्रकार से निर्णय लें और सामान्य परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से निर्णय लें। ठीक है, तो हमने दोनों ही रूप संविधान के अंदर अपनाए गए हैं। यानी कि किसी भी साधारण विधेयक के लिए हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वैधता नहीं दी है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की संप्रभुता, एकता, अखंडता की जब बात आती है, या हम लोकतंत्र की बात करते हैं, या हम स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, तो इन्हीं सभी विषयों के अंदर आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के रूप में एक जो परिभाषा निकल के आई थी, मूल संविधान की परिभाषा। ठीक है, तो इस मूल संविधान की परिभाषा के तहत हम कह सकते हैं वर्तमान संदर्भ में यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की रक्षार्थी इस प्रकार की जो बातचीत हमें देखने को मिलती है, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने हितों को स्थापित करने के लिए बहुमत के आधार पर भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसका हनन ना कर सके। हम देखते हैं इसके माध्यम पर न्यायपालिका पुनरावलोकन भी कर सकती है। यदि कोई इस प्रकार का कृत्य संसद के द्वारा किया जाता है जिस जो संविधान की भावना, संविधान के उद्देश्यों को ठेस पहुंचाता है, उनको कहीं ना कहीं सीमित करने की कोशिश करता है, तो न्यायपालिका उसे शून्य करार दे सकती है। तो यह भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान निर्माता इस बात को समझ चुके थे कहीं ना कहीं कि यदि भारत के अंदर कभी भी कोई विकट समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, विकट समस्या कहने का अर्थ है आपातकालीन परिस्थिति, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है इस प्रकार की, तो उस समय सशक्त केंद्र ही प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, सशक्त केंद्र का अर्थ है कि भारत के अंदर केंद्र तथा राज्य दोनों ही प्रकार की, जैसे केंद्रीय स्तर पर बात करें तो संसद का प्रावधान है, राज्य स्तर पर हम बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। दोनों को ही अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है, प्रशासनिक शक्तियां और हम कह सकते हैं इसके अंदर विधायी शक्तियां ना। तो ये सभी शक्तियां प्रदान की गई है दोनों ही संस्थाओं को, दोनों ही राज्य स्तर पर जो राज्य विधायिका उनको और केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय विधायिका संसद है उनको। तो कहीं ना कहीं इन शक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि संविधान के स्वरूप को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। मेरा कहने का अर्थ यहाँ सिंपल ये है कि जितने भी स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं, यदि उन्हें राज्य विधायिका के माध्यम से ना उठाया जाता। अब यहाँ देखो भारतीय संविधान की सबसे अच्छी बात यह क्या है, आपातकालीन परिस्थिति में केंद्र प्रभावी रहता है, लेकिन सामान्य स्थिति के अंदर राज्य की विधायिकाएं होती है वो अपने राज्य के लिए बेहतर कानून बना सकती है। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक राज्य का कानून उठकर हमारी संसद के अंदर पहुंचने लग गया तो कितना समय लगेगा उस कानून को पारित होने में। ठीक है, तो इस प्रकार की यह जो द्विसदनीय विधायिका है हमारे संविधान के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार की यह व्यवस्था हमारे संविधान की विशेषताओं में इंगित होती है।
फिर हम देखते हैं संसदीय सरकार, ठीक है। संसदीय सरकार या संसदीय लोकतंत्र, इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं कि यह हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए। वैसे तो इसमें होता क्या है कि जो संसद संसद की जो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है ना, संसदीय लोकतंत्र के अंदर, संसदीय शासन के अंदर हम देखते हैं कि भारत में और ब्रिटेन में और अमेरिका में सब में अलग अलग है, ठीक है। भारत ने किस रूप को स्वीकार किया? अमेरिका की यदि हम बात करते हैं, अमेरिका के अंदर आदेशात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और वो जो प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधि जनता का भी प्रमुख होता है और यानी कि संवैधानिक प्रमुख भी होता है, ठीक है। अमेरिका के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है, उस व्यवस्था के अंदर संसदीय प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होगा और जनता का प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है। तो दोनों ही रूपों के अंदर हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति भूमिका निभा रहा होता है। और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि वहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई समन्वय स्थापित नहीं होता। तीनों के पास अलग अलग यानी कि इनके विषय जो है अच्छी तरह से परिभाषित किए होते हैं, ठीक है। और इनकी हम क्या बात देखते हैं कि इनके अंदर जो कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, यानी कि एक बार यदि प्रमुख बन गया है तो उसके बाद वो अपने निर्धारित कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय विधायिका की बात करते हैं, भारतीय संसदीय जो हमारी विधायिका उसकी बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग स्वरूप पाया जाता है। किस प्रकार का स्वरूप पाया जाता है? इसमें विधायिका कार्यपालिका जो होती है, इसमें विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में क्यों की गई भाई? आखिर हम भी तो अमेरिका जैसी आदेशात्मक शासन प्रणाली को अपना सकते थे? नहीं। इस प्रकार की जो व्यवस्था अपनाने का उद्देश्य था कि भारतीयों के जो अधिकार हैं, भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जा सके। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव के माध्यम से उस पद तक ना पहुंच जाए जो उस पद की गरिमा का उल्लंघन भी करे और पद के माध्यम से जनता पर शासन भी करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत जब नया स्वतंत्र हुआ था तो भारतीयों के हितों की रक्षा करने का दायित्व एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट मैटर था, यानी कि बहुत जरूरी विषय था ये। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था को हमने अपनाया था। और इसमें क्या होता है, सरकार तब तक बनी रहती है जब तक कार्यपालिका विधायिका के बहुमत हासिल रहता है, ठीक है। कहने का अर्थ है विधायिका के अंदर यदि तब तक यह जो सरकार होती है तब तक ही बनी रहेगी जब तक कार्यपालिका को विधायिका का बहुमत प्राप्त है। जैसे ही बहुमत टूटा तो यह सरकार का भी विघटन हो जाता है, ठीक है। यानी कि अस्थायी सरकार होती है। और इसमें क्या हम देखते हैं, दो प्रमुखों की व्यवस्था होती है, यानी कि जो सरकार का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री जिसे हम कहते हैं, और जो हम कह सकते हैं कि संविधान का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होता है भारत के अंदर, है ना। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार की यह व्यवस्था होती है संसदीय शासन प्रणाली के अंदर, ठीक है। और क्या विशेषता है हमारे संविधान की? आपातकालीन व्यवस्था। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई कि भारतीय संविधान निर्माता इस प्रकार इन्हीं सब विषयों से पहले ही परिचित थे कि भारत के अंदर यदि आपातकालीन कोई व्यवस्था उत्पन्न होती है, यदि किसी बाहरी देश का भारत पर आक्रमण होता है तो उस संदर्भ में भारत किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान उसमें किस प्रकार का प्रावधान करके भारत को देता है। तो इसमें केंद्रीकृत भूमिका हो जाती है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र के पास चली जाती है, ठीक है। वैसे तो विकेंद्रीकरण के आधार पर सामान्य स्थिति में कार्य चलता रहता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो शक्तियाँ जो है केंद्र के पास चली जाती है। अब इनमें जो भी कार्य करना है वो केंद्र अपने आधार पर करेगा और केंद्र ही इनका निर्धारण करेगा, ठीक है। तो उनका मानना था कि किसी विकट समस्या के अंदर सशक्त केंद्र ही
प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, इस स्थिति के अंदर राज्यों के साथ यदि कोई विवाद चल रहा है तो हो सकता है कि वो राज्य केंद्र का साथ ना दे, या हम कह सकते हैं कि वो मांग करने लग जाए कि नहीं, हम तो इस विषय के अंदर तटस्थ रहेंगे। तो इस स्थिति के अंदर ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये बात पहले ही संविधान के अंदर लिख दी है कि आपातकालीन परिस्थिति के अंदर केंद्र की भूमिका ही प्रभावी रहेगी। ठीक है, और उसी आधार पर हम देखते हैं कि केंद्र की भूमिका प्रभावी रहने का अर्थ यही था कि कहीं ना कहीं ऐसी विकट समस्या के अंदर भारत के संविधान के माध्यम से भारत को एक ही यानी कि आवाज के साथ बुलंद किया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार की शब्दावली के रूप में हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता। और क्या भारतीय संविधान की विशेषता है? यह देखो, इस विशेषता को मैं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? इसमें लिखा गया है संसदीय संप्रभुता, न्याय सर्वोच्चता। ठीक है, और जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है ना, तो भारत के सामने दो प्रकार के संविधानों की रूपरेखा देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जिसमें हम सबसे पहले यदि अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर क्या है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मेरा अर्थ है कि अमेरिका के अंदर यदि न्यायपालिका किसी विषय पर कानून बना दे तो उसे कहीं भी किसी भी सदन के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बात अलग है कि वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, लेकिन न्यायपालिका ने यदि कोई कानून बना दिया है, मैंने आपको यहाँ एक बात और बताई थी, न्यायिक प्रमुख यानी कि संवैधानिक प्रमुख और सरकार का प्रमुख इस संसदीय इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यदि न्यायपालिका कोई विषय कोई निर्णय सुना देती है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान था हमारे सामने, जिसमें क्या है? संसद की सर्वोच्चता है। संसद की सर्वोच्चता का अर्थ होता है कि यदि संसद ने कोई कानून बना दिया है तो उस पर न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं कर सकती है। तो दोनों ही प्रकार के जो हमारे सामने स्वरूप उपस्थित थे, हमने इन स्वरूपों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर इसे किस प्रकार स्वीकार किया और उसमें किस प्रकार का बदलाव किया, और किस प्रकार यह इन दोनों से हमारे इस निर्णय को बेहतर बना के रख देती आज के संदर्भ के अंदर हम यदि देखें। तो भारतीय संविधान के अंदर संसद की जो संप्रभुता है, अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, संविधान संशोधन के माध्यम से भी और साधारण प्रक्रिया के माध्यम से भी। वो अलग अलग विषय बताए गए हैं कि किन विषयों पर साधारण यानी कि साधारण अधिनियम के माध्यम से कानून बनेगा और किसके अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से कानून बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका ने यहाँ पर एक बात कही थी, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो संविधान को सीमित करने का नहीं होना चाहिए। किसी नागरिक के कल्याण के संदर्भ में बना सकती है, लेकिन किसी नागरिक के शोषण के संदर्भ में नहीं बना सकती। तो यह सभी जो बातें थी, यह सभी जो चर्चा थी, कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के मन में पहले से मौजूद थी। ठीक है, तो इन्हीं बातों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने जैसे हमारे संविधान के अंदर परिभाषित किया, तो यह कहीं ना कहीं हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में आज हम इनको देखते हैं। और क्या भारतीय संविधान की विशेषता है, थोड़ा सा बताऊं तो जैसे हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य हैं, इस प्रकार की भी जो यह प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं, तो यह सभी भारतीय संविधान के हम देखते हैं कि विशेषताओं के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने चर्चा की है कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की विशेषता, और जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने शब्दावली के ऊपर की है उसी के संदर्भ में ही यह बातचीत रही है। थोड़ा सा बीच में बोलते टाइम दिक्कत आती है क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत है अभी, इसी के चलते यानी कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, और कभी कभी हो सकता है कि हेजिटेशन की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है अच्छा,
ऐसी बात नहीं है। कड़ियों को मैं जोड़कर एक कड़ी से दूसरी कड़ी के साथ जोड़ के ही आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत की थी भारत के संविधान से पहले, यानी कि हम राजनीतिक विज्ञान से जो शुरू करते हैं कि आखिर राजनीति का क्या अर्थ है, विज्ञान का क्या अर्थ है ना? क्यों इनको साथ पढ़ते हैं? उससे पहले यदि हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, मैंने बताया था कि किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था थी, किस आधार पर हम जो है निर्णय लेते थे। और संविधान के संदर्भ में जब जैसे ही आगे आते हैं तो देखते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ में जितने भी अधिनियम पारित हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय उन अधिनियमों पे भी हमने विश्लेषण किया है, मतलब गहन चर्चा नहीं की है, लेकिन कड़ियों को वहाँ मैंने अच्छे तरीके से जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें आपको बेहतर मदद मिलेगी। उसके बाद हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा के बाद हम प्रस्तावना को देखते हैं कि प्रस्तावना के अंदर किस प्रकार की बातचीत की गई है। उसके बाद हमने आज भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उस संदर्भ में चर्चा की है। अब हम आगे की जो भी चर्चा करेंगे, अगर इसमें कोई बात रह गई है जैसे, उस पे मैं चर्चा कर लूँगा, और उसके बाद यदि जो आगे क्या जो हमारी चर्चा रहेगी, हम यहाँ से अब आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की ओर अग्रसर हो जाएंगे, भारतीय संविधान के भागों की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ पहले ही। हम नागरिकता पर विशेष प्रभाव से एक गहन विश्लेषण के रूप में चर्चा करेंगे। नागरिकता के अंदर हम देखेंगे अच्छे से कि किस प्रकार किस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, किस प्रकार किस व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, और जो असम संकट था उसके बारे में भी चर्चा करें। तो ये सभी कड़ियाँ मैं जोड़ के रख चुका हूँ पहले ही, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा रही है इस विषय के ऊपर, वो भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में रही है। आगे हम अनुच्छेदों के रूप में अब उठा लेंगे। मैं पहले अनुच्छेद 1 को ले आऊँगा कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। जैसे कहा गया है कि भारतीय संविधान कोई यानी कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यह बात कही थी कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो जो भी आगे की चर्चा होगी मैं उसको जोड़ता हुआ चलूँगा, और इसी के आधार पर आज की जो चर्चा हुई, थैंक यू। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो ही कीजिएगा, नहीं लगे तो भाई नहीं मत कीजिएगा, यही है फिर। हमें तो खुद पर काम करना है, खुद को सुधारना है। उसी के साथ अगर आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी लाइक शेयर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इससे डिमोटिवेट नहीं मिलेगा। थैंक यू।